महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस मुद्दे ने न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक रूप से भी तनाव पैदा कर दिया है। नागपुर में इस विवाद को लेकर हिंसा भड़क उठी, जहां दर्जनों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन असल सवाल यह है कि इस कब्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है? क्या इसे हटाया जा सकता है? क्या सरकार के पास ऐसा करने का अधिकार है? और इतिहास में औरंगजेब और अकबर को किस नजरिए से देखा जाता है? ये सारे सवाल आज के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिन्हें विस्तार से समझना जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका कर्णवाल और आप देख रहे हैं जी भारत। महाराष्ट्र के संभाजी नगर, जिसे पहले औरंगाबाद कहा जाता था, वहां के खुलदाबाद क्षेत्र में स्थित औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग लंबे समय से कुछ संगठनों द्वारा की जा रही थी। हाल ही में इस मांग ने एक बड़ा रूप ले लिया जब इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किए जाने लगे। धीरे धीरे ये मामला इतना बढ़ गया कि नागपुर में इस मुद्दे पर हिंसा भड़क उठी। हिंसा की शुरुआत तब हुई जब कुछ संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और उसके बाद हालात बेकाबू हो गए। 17 मार्च 2025 की रात नागपुर के हंसपुरी इलाके में हिंसक भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगा दी और घरों व दुकानों में तोड़फोड़ भी की। इस दौरान पुलिस को हालात संभालने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी, लेकिन पथराव में कई लोग घायल हो गए। अब तक 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने में जुटा हुआ है। इस घटना ने कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये एक ऐतिहासिक धरोहर है जिसका संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास है। भारत का संविधान प्राचीन धरोहरों की सुरक्षा को अनिवार्य मानता है और अनुच्छेद 42 तथा 51 AF के तहत सरकार किसी भी ऐतिहासिक स्थल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर सकती है। इसका मतलब यह है कि औरंगजेब की कब्र एक संरक्षित स्थल है जिसे बिना उचित प्रक्रिया के हटाया नहीं जा सकता। यदि सरकार इसे हटाना भी चाहे तो उसे कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा, जिसमें कई स्तरों की स्वीकृति और न्यायिक जांच की आवश्यकता होगी। सरकार के लिए ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि इससे जुड़े कई कानूनी और संवैधानिक प्रावधान हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि ऐतिहासिक स्थलों को बिना ठोस कारण के नष्ट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इस तरह की घटनाएं सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दे सकती हैं, जो कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही नहीं होती। कानून के मुताबिक किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या हिंसा भड़काना एक गंभीर अपराध है। भारतीय न्याय संहिता के तहत इस तरह की घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। कानून के अनुसार दंगा फैलाने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर कम से कम 1 साल की कैद हो सकती है, जो गंभीर मामलों में बढ़कर 5 साल तक हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी ने किसी धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो उसके खिलाफ अतिरिक्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। BNS की धारा 189 गैर कानूनी रूप से भीड़ जुटाने के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देती है, जबकि धारा 190 गैर कानूनी सभा में शामिल होने वालों पर लागू होती है। यदि किसी प्रदर्शन के दौरान हिंसा होती है तो इसमें शामिल सभी लोगों को दोषी माना जा सकता है और दंगे की योजना बनाने वालों पर विशेष धाराएं लगाई जा सकती हैं। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामलों में भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। दंगों के मामलों को कानूनन बेहद गंभीर अपराध माना जाता है। इसमें जमानत मिलना भी मुश्किल होता है और आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। यदि दंगे के दौरान किसी घातक हथियार का इस्तेमाल किया जाता है तो दोषियों को 5 साल तक की सजा हो सकती है। यह दर्शाता है कि सार्वजनिक शांति को भंग करना और हिंसा फैलाना कानूनी रूप से कितना बड़ा अपराध है। और अब जब भारत में औरंगजेब को लेकर बहस छिड़ी है तो पाकिस्तान की बात होना भी स्वाभाविक है। ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि पाकिस्तान में औरंगजेब को लेकर क्या सोच है और इतिहास के पन्नों में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, इतिहास में औरंगजेब और अकबर को लेकर हमेशा से ही अलग अलग दृष्टिकोण रहे हैं। भारत और पाकिस्तान में इन शासकों की छवि को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। भारत में अकबर को एक न्यायप्रिय, सहिष्णु और धर्मनिरपेक्ष शासक के रूप में देखा जाता है। भारतीय इतिहासकारों के अनुसार अकबर ने सुलह कुल या सार्वभौमिक सद्भाव की नीति अपनाई थी, जिससे उन्होंने सभी धर्मों के लोगों को समान दृष्टि से देखा। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए कई सुधार किए थे, जैसे कि जजिया कर हटाना और विभिन्न धर्मों के विद्वानों को अपने दरबार में शामिल करना। लेकिन पाकिस्तान में अकबर की छवि बिल्कुल उलट है। वहां उन्हें एक ऐसा शासक माना जाता है जिसने इस्लाम की पहचान को कमजोर किया। इतिहासकारों के अनुसार अकबर की नीतियों के कारण ही मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ।
उन्हें हिंदुओं से अच्छे संबंध रखने के लिए नकारात्मक रूप में देखा जाता है और उनके निर्णयों की आलोचना की जाती है। दूसरी ओर औरंगजेब को पाकिस्तान में एक कट्टर इस्लामी शासक और आदर्श मुस्लिम नेता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पाकिस्तान में उन्हें इस्लामिक कानूनों को लागू करने वाले और अपने धर्म को सर्वोच्च मानने वाले शासक के रूप में देखा जाता है। उनके शासनकाल को धार्मिक रूप से कड़े नियमों वाला काल माना जाता है, जिसमें उन्होंने इस्लामी कानूनों को सख्ती से लागू किया। भारतीय इतिहासकारों के अनुसार औरंगजेब की नीतियां मुगल साम्राज्य के पतन का एक बड़ा कारण थी। उनकी धार्मिक कट्टरता और गैर मुसलमानों पर लगाए गए करों के कारण जनता में असंतोष बढ़ा और मुगलों की सत्ता कमजोर होती चली गई। लेकिन पाकिस्तान में इसके विपरीत अकबर को इस पतन के लिए दोषी ठहराया जाता है और औरंगजेब को एक मजबूत नेता के रूप में दिखाया जाता है। औरंगजेब की कब्र को लेकर चल रहा विवाद केवल एक ऐतिहासिक स्थल को हटाने का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये एक राजनीतिक और कानूनी सवाल भी बन गया है। किसी भी ऐतिहासिक धरोहर को हटाने के लिए सरकार को कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा और इसमें कई स्तरों की स्वीकृति की आवश्यकता होगी। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती और इस तरह की घटनाओं से केवल समाज में और अधिक अस्थिरता बढ़ती है। इतिहास को तटस्थ दृष्टिकोण से देखना और शांति बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। जी भारत।